Hello everyone. This class will be in the continuation of previous one. अब हम देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ा इस रिवोल्ट का। तो इस रिवोल्ट का इम्पैक्ट में हम सबसे पहला देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पावर। 1857 का रिवोल्ट जो था पहला रिवोल्ट था जो कि पूरा एक तरह से बोलेंगे कि जिसमें कि बहुत एक ब्रॉडर पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट किया, लेकिन इसको सप्रेस कर दिया। बट फिर भी ये जो 1857 का रिवोल्ट था इंडियन ब्रिटिशर्स के फाउंडेशन को हिला दिया। तो इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो पहला इम्पैक्ट में देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पावर। तो पहले जैसे कि हम जानते हैं जो इससे जो पहले 1857 से जो पहले जो इंडिया का जो रूल था इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके 1858 का प्रोक्लेमेशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858, जो पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी से ये क्राउन के पास चला गया। अब जो है ब्रिटिश एम्प्रेस का डायरेक्टली रूल हो गया इंडिया पे, और पहले जो ये कंपनी यहाँ का रूल देखती थी, जो पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था इंडिया का, वो क्राउन के पास चला गया। तो दूसरा रीजन में हम देखते हैं कि इस रिवोल्ट से ब्रिटिश को भी कुछ समझ में आ गया कि ऐसे हम अगर करते जाएं, यहाँ के रूलर्स को हटाते जाएं और टेरिटरी को एक्सपेंड करते जाएं तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा, और यहाँ के लोगों में रिवोल्ट करने का जज्बा आ गया है। तो फिर इसके बाद 1858 का प्रोक्लेमेशन के बाद एम्प्रेस जो है प्रॉमिस की कि नो एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरी। इससे पहले जितना ब्रिटिशर्स के पावर ब्रिटिश रूल में आ गया था उसके अलावा क्राउन जो है वो प्रॉमिस की कि यहाँ के जो रूलर्स हैं उनके टेरिटरी को वो रेस्पेक्ट करेंगे जिस तरह से वो अपने टेरिटरी का रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ के रूलर्स को रेस्पेक्ट करने का प्रॉमिस किए 1858 का प्रोक्लेमेशन के बाद। और इसके बाद अभी तक जितना भी टेरिटरी है ब्रिटिश के हाथ में, उसके अलावा और कोई नया टेरिटरी को उसके ब्रिटिश पावर में नहीं लिया जाएगा। तो जो भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट रूलर थे उनको इंडिपेंडेंट रहने दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स सोचने लगे कि अब जो है धीरे धीरे इनको थोड़ा ऐसे पावर से नहीं कुछ अलग तरह से रूल करने चाहिए। तो धीरे धीरे सोचने लगे कि इनको भी कुछ राइट्स देने लगे, यहाँ के लोग भी थोड़ा आ जाए हमारे ब्रिटिश इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि जो है हम इनको अच्छे से रूल कर सके, इनको जान सके, और जो हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो सके। तो इसके लिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1867 पास किया। इसके अकॉर्डिंग जो है 1858 के ये भी जो था 1858 के प्रोक्लेमेशन में ही किया गया था कि जो इंडियन सिविल सर्विस में जो आएंगे वो पार्शियल होगा और फेयर होगा। इससे पहले सिर्फ ब्रिटिश आ सकते थे कोवेनेंट सर्विस में। कोवेनेंट सर्विस अभी का IAS IPS आप समझ सकते हैं सिंपल भाषा में। और तो ये जो है फ्री और फेयर होने लगा, और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। कोई भी रेस का हो, कोई भी रेस, क्रीड, कोई भी लैंग्वेज हो, तो वो ये एग्जाम पास कर सकते थे, और इसका क्वालिफिकेशन एजुकेशन और इंटीग्रिटी के बेसिस पे इस एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते थे। और वो इंडियंस को मौका देने लगे ताकि उनको लगे कि ये बाहर ही नहीं है, यहाँ के लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में है, जिससे कि एक इंक्लूसिव बोल सकते हैं कि थोड़ा इंक्लूसिव करने का कोशिश किया। और ये जो एक्ट ऑफ 1861 जो था ये पहला एक्ट था जिसके बाद से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। पहले तो ब्रिटिशर्स के पावर हाथ में था एकदम, उसके बाद धीरे धीरे ये इंडियंस को पावर देने लगे, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा करके, ताकि लोग रिवोल्ट ना करें। ऐसे यहाँ के जो फ्यूडल लॉर्ड है उनका सेंटिमेंट हर्ट ना हो। तो इसके बाद चौथा रीजन हम इसमें देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। हम देखे थे कि ये रिवोल्ट जो हुआ आर्मी स्टार्ट किए थे सिपॉय, वो ही मेन मास्टरमाइंड थे इसके। तो इनको ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि इनका जो आर्मी का जो है
रीऑर्गेनाइजेशन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या किया गया कि जो यूरोपियन आर्मी थे, यूरोपियन को बढ़ाया गया और इंडियंस जो थे उनको आर्मी में कम किया गया। सबसे ज्यादा हम जानते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी वाले पार्टिसिपेट किए थे, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में जो ये रेशियो था ये 1:2 किया गया और बॉम्बे और मद्रास में ये 1:3 में रखा गया। 1 जो है ये ब्रिटिश यूरोपियन और ये इंडियन, यूरोपियन और इंडियन, 1 यूरोपियन 2 इंडियन। तो इस रेशियो में आर्मी का डिवीजन किया गया। तो हम अब पांचवा देखते हैं कि पांचवा इम्पैक्ट क्या था। तो पांचवा जो था कि इसमें 1850 अभी हम लोग देखे थे कि 1861 का जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इसके थ्रू क्या किया गया कि एडिशन ऑफ नेटिव एलिमेंट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया और डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पावर का, धीरे धीरे थोड़े थोड़े इंडियंस को इंक्लूड किया गया पावर में, ताकि यहाँ के लोगों को समझा जा सके, इनके सेंटिमेंट्स को समझा जा सके, ताकि ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे कि इंडियन सेंटिमेंट हर्ट हो और जो है ये रूल करते रहे। तो इससे क्या हुआ कि 1857 में नए नए लोगों को काउंसिल में ऐड किया गया। एक और चीज हुआ कि एक और चीज देखेंगे कि 6 में एक इनका खत्म हो गया, इनका जो फ्यूडल लॉर्ड के साथ जो लड़ाई थी वो खत्म हो गया। इनको जो रूल दिया गया कि नए टेरिटरी को नहीं रेगुलेट करेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन लोगों को इंक्लूड करने से क्या हुआ कि ये लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बंद हो गए, रिवोल्ट करना, और ब्रिटिशर्स के साथ हो गए। और एक इम्पैक्ट और देखेंगे इसमें, जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, रेशियल बिटरनेस बढ़ गया। ये जो ब्रिटिशर्स जो है वो रूल कर रहे थे, तो ये खुद को हमेशा सुपीरियर रेस समझते थे कि, और इंडियन को इंफीरियर समझते थे कि इनको सिविलाइज करने के लिए इनको रूल करना जरूरी है। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये और बढ़ गया और इस तरह से पैम्पलेट बनाने लगे जिसमें कि इंडियंस को हाफ निग्रो हाफ गोरिल्ला ऐसे दिखाने लगे। तो ये सब चीज़ें हुई। तो ये सब हमने देखा है कि इसका 1857 रिवोल्ट का इम्पैक्ट क्या था। अब हम देखेंगे कि ओपिनियन क्या था लोगों का 1857 रिवोल्ट के बारे में, कौन इस रिवोल्ट के बारे में क्या बोल रहे थे। तो हम सबसे एक एक करके देखते जाएंगे। सर जेम्स आउट्रम ये जो थे ये रिवोल्ट को बोल रहे थे कि ये रिवोल्ट जो था हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो सर जेम्स ऑट्रम इनको हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी बताए। उसके बाद और भी बहुत लोग थे, कुछ लोग इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोले, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें जो है दूसरा बेंजामिन डिज़रेली, ये जो है इनको नेशनल राइजिंग, इनको लगा कि ये एक तरह से नेशनल राइजिंग है, सभी लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इकट्ठा हो रहे हैं। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जो है ये फर्स्ट टाइम बोलते हैं इनको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद भी एक तरह से ये सेंटिमेंट भी डेवलप किया कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, और आगे के जो रिवोल्ट थे और जो आगे का फ्रीडम स्ट्रगल था उसके लिए मोटिवेट किया और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तरह काम किया। सेंटिमेंट्स को अराइज करने में, नेशनल सेंटिमेंट अराइज करने में इस रिवोल्ट को हमेशा एक रेफरेंस की तरह यूज किया गया और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस समझा गया, और ये बोलते हैं वीडी सावरकर जी। उसके बाद हम चौथा देखेंगे आरसी मजूमदार। ये जो है हिस्टोरियन है आरसी मजूमदार जी। तो ये बोलते हैं कि ये जो रिपोर्ट था ना तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था और ना ही इसमें कुछ नेशनल कैरेक्टर था, तो नीदर नेशनल नोर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद जो है हम बिपिन चंद्रा देखते हैं। ये बोलते हैं दिस रिपोर्ट वाज पॉपुलराइजिंग। तो उसके बाद एक और हिस्टोरियन है इरफान हबीब, वो बोलते हैं कि ये जो रिवोल्ट था डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट था, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल बट नेशनल इन कैरेक्टर। सब लोगों के लिए अलग अलग था लेकिन इनका जो कैरेक्टर था वो नेशनल था। तो इस तरह से हम देख लिए कि लोगों का क्या कहना था इस रिवोल्ट के बारे में, ये रिवोल्ट क्यों हुआ, इसके लीडर्स कौन थे, क्यों रिवोल्ट फेल हो गया, इसका इम्पैक्ट क्या था और उनका क्या क्या कहना था लोगों के बारे में।
तो हम 1857 रिवोल्ट इस तरह से खत्म होता है यहाँ पे। थैंक यू।